कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां के डोंबिवली में बड़ा धमाका हुआ है। फैक्ट्री में यह जोरदार धमाका हुआ है, जिसकी आवाज 3 किलोमीटर तक सुनी गई है। फैक्ट्री में कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं, ये आशंका जाहिर की गई है। आग बुझाने की कोशिश में वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। महाराष्ट्र के डोंबिवली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप धुआं देख पा रहे होंगे दूर उठता हुआ। ये धुआं उसी फैक्ट्री से उठ रहा है जहां पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज 3 किलोमीटर तक सुनी गई और वहां फैक्ट्री में कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं, जो वर्कर हैं फैक्ट्री के। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, वहां पर आग भी लगी है। ऐसे में आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है और उस धमाके की गूंज 3 किलोमीटर तक सुनी गई है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने की मांग की है। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और प्रवक्ता पंकज शर्मा ने पंडित प्रदीप शर्मा पर धार्मिक आयोजनों में बीजेपी के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने धार्मिक कथाओं में पार्टी विशेष और एक नेता का नाम लेकर वोट देने की अपील की है। देखिए, ये पूरा मामला महाराष्ट्र के प्रतिवाद जिले का है, जहां पर 6 से 12 मई तक उनकी कथा हुई थी। उसमें पहले दिन उन्होंने 6 मई को व्यास गादी पर बैठकर, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। प्रतीत हो रहा था उनकी बातों से जैसे कि शिव महापुराण में ये लिखा होगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, सनातन के नाम पर वोट दीजिए। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हाँ, हालांकि हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है, परंतु इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए मैंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग करी है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए। मेरी भारत निर्वाचन आयोग से बारंबार अपील है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से मुझे बार बार अपील है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए, उनकी कथाओं पर रोक लगाई जाए, तभी हमारा लोकतंत्र का विश्वास हमारा जनता रहेगा। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि इस शिकायत के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर बीजेपी के लिए वोट मांगने के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस का ऐसा आरोप सिर्फ प्रदीप मिश्रा के ऊपर नहीं है, बल्कि पूरे सनातन धर्म के ऊपर है। क्षेत्र है वहां में कराया था और हमने देखा था कि उसमें पूरा कमलनाथ जी ने भरपूर प्रयास किया कि उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तो कांग्रेस जब स्वयं का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हो जाता है तो इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी कुंठा और पीड़ा को व्यक्त करती है। कांग्रेस का यह आरोप प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर नहीं बल्कि सनातन धर्म के ऊपर है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने हमने कई अवसरों पर देखा है कि जनता से आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सनातन के लिए करिए, और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि वह सनातन द्रोही पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। और इस प्रकार के आरोप लगा करके कांग्रेस ने अपनी उसी मनोवृत्ति को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। प्रशांत, कांग्रेस से शिकायत कर दी है और शिकायत पर तो यहां पर उल्टा ही कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, दूसरा एक अपर्णा और अपडेट देते हैं कि कांग्रेस इस पर बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल कांग्रेस भी समझती है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फॉलोअर्स हैं, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में। अगर उनके खिलाफ आप कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो फिर उसका नुकसान आपको, खामियाजा आपको अभी कुछ चरण बचे हैं, 2 चरण बचे हुए हैं, उसमें भी उठाना पड़ सकता है। दरअसल ये स्थानीय नेता हैं जिन्होंने शिकायत की थी और संभवतः बड़े नेताओं से शायद मशविरा नहीं किया होगा और यही ये गलती कांग्रेस के एक स्थानीय नेता कर गए। अब बीजेपी इस मौके को बनाना भी चाहती है, चौतरफा हमले भी कर रही है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राजधानी में बैठे हुए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे। अजय सिंह यादव बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। अजय जी, शिकायत स्थानीय कार्यकर्ता ने की कांग्रेस की और बीजेपी को मौका मिल गया सनातन विरोधी कांग्रेस पर तमगा लगा देने का, ये लेबल। देखिए अपर्णा जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पिछले 50 सालों से
दिल्ली की जामा मस्जिद तो देश भर की अलग अलग मस्जिदों के इमामों से फतवे जारी करवाती थी कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए। तब कांग्रेस पार्टी को चुनाव में धर्म का हस्तक्षेप कहीं दिखाई नहीं देता था। और अब इस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो बात रखी है वो तो देश का प्रत्येक नागरिक कर रहा है। आज देश में चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी वर्ग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी एक नकारा निष्क्रिय विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जिसके पास ना कोई काम है और ना कोई नीति है। कांग्रेस पार्टी की इसी तरह की नीति ने देश को एक गंभीर विपक्ष की भूमिका से भी महरूम कर दिया है। जी, अब्बास हफीज साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब्बास हफीज साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कल तक जब फतवे निकाले गए थे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए, तब आपको ऐतराज नहीं था, अब ऐतराज हो गया है। अभी भी कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक ढांचे के हिसाब से, आचार संहिता के हिसाब से, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी धार्मिक स्थल से, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से कोई भी अपील होना वोट डालने की, ये चुनाव आयोग के हिसाब से उल्लंघन का मामला है। कांग्रेस या बीजेपी कौन होती है इसमें? लेकिन क्या चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर काम नहीं होगा तो क्या वो सही हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की आज बौखलाहट इस स्तर की है, हार के डर से, कि आज धर्मगुरुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यही है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गाइडलाइंस ठीक नहीं है? मैंने कहा क्या कि किसी भी धार्मिक स्थल से अगर कांग्रेस की अपील होती है तो वो सही है, अनुचित है। हमने कभी नहीं कहा, ना हमने डिफेंड किया इस बात को, बीजेपी डिफेंड कर रही है, ये बड़ी गलती है। जी, सुना आपने अजय जी? अजय जी कहा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के डिफेंड करने का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे देश की आवाज है। चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, सभी चुनाव आयोग के साथ गाइडलाइंस है ना। देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है तो चुनाव आयोग उसके अनुसार अपना कदम उठाएगी। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, आचार संहिता संवैधानिक पदों पे बैठे हुए, शासकीय पदों पे बैठे हुए और शासकीय कार्यक्रमों के ऊपर लागू होती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यक्रम या फिर जो व्यक्ति शासकीय पद पे नहीं है उन पे इस तरह की कोई आचार संहिता का मामला नहीं बैठता है। कांग्रेस के नेताओं को ना नियम कायदे का पता है, केवल और केवल राजनीति करते हैं। मैंने कहा ना, जब फतवे जारी होते थे तब आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ कभी? तो इसे प्रमाणित करता है कि इस तरह का मामला कहीं भी आचार संहिता के दायरे में नहीं आता है। जी, अब्बास जी। मैं यही कहूंगा कि चुनाव आयोग भी कोई संस्था होती है और चुनाव आयोग सबसे शक्तिशाली संस्था होती है। ऐसे में उसकी गाइडलाइन प्रदीप मिश्रा जी तो कोई ऐसे इस तरह के पद पर नहीं है ना, ये कह रहे हैं अजय जी। कोई पद पे हो या ना हो, धार्मिक पहले ही क्लॉज है चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का कि किसी भी धार्मिक स्थल से, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से, किसी भी पार्टी के लिए अपील नहीं हो सकती है। ये जो भी प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, इनका अल्प ज्ञान जो है, इनको बताता नहीं है कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस क्या कहती हैं। ये पढ़ें, लिखें और उसके बाद आए। मैं कह रहा हूँ आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइंस में पहला ही पैरा बताता है ये सारी चीजें जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और कोई अपील करता भी है तो जनता बहुत जागरूक। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि धर्म के आधार पर या किसी एक व्यक्ति के लिए इस तरह का प्रचार करना यह आचार संहिता का उल्लंघन है। शिकायत दे दी गई है, अब देखना यह होगा कि शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है। प्रशांत हमारे सहयोगी भी इस पूरी खबर को लेकर जानकारी दे रहे थे। प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, अब रायपुर की बात कर लेते हैं, जहां कोयला घोटाले में आरोपियों को पेश किया गया। रानू साहू, सौम्या चरसिया विशेष कोर्ट में पेश किए गए। प्रोडक्शन वारंट की याचिका पर कोर्ट में पेशी हुई। ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट पर याचिका लगाई थी। कोयला घोटाले में जेल में बंद हैं दोनों आरोपी। निलंबित आईएएस पूर्व उप सचिव की कोर्ट में पेशी की गई। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने कॉलेजेस की लिस्ट जारी की है। फर्जीवाड़ा करने वाले कॉलेजेस के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 20 मई को इस लिस्ट में 132 कॉलेजेस के नाम जारी किए गए थे। सीबीआई की छापेमारी के बाद आनन फानन में ये लिस्ट जारी की गई। कॉलेजेस की लिस्ट पर सवाल उठे। लिस्ट में शामिल कई कॉलेजेस के संचालक फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हुए हैं।
मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने सुटेबल कॉलेज की दोबारा जांच की मांग की है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेता रवि परमार ने कहा कि विश्वास सारंग के चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए। इनके पास ना तो तय मानक के मुताबिक बिल्डिंग थी और ना ही हॉस्पिटल। गई है। और दूसरी चीज, सीबीआई का इस पूरे निरीक्षण के दौरान उसका असली विद्रूप चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है कि ये सीबीआई का असली रूप। किस पे भरोसा करोगे आप बताओ। ये ऐसा पहले ही करना चाहिए था कि कोई हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, न्यायमूर्ति हो और उसके नेतृत्व में जिला अदालत के 2 जज हो। इस तरह से अगर 3 लोगों की कमेटी बनाते तो मुझे लगता कि कुछ इसके निष्कर्ष निकल के आते। सीबीआई तो पार्टनर हो गई, आपको नहीं पता है। सीबीआई ने पैसे तो लिए ही। सीबीआई ने प्राइवेट कॉलेज के लोगों से ये कहा कि ये कॉलेज हमारे फलाने भाई को आउटसोर्स कर दो। एक और एफआईआर कर दी गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह प्रयास किया कि मैं जेल से बाहर ना आ पाऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की पूरी परतें उजागर करने में नर्सिंग छात्रों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और आप सभी मीडिया साथियों ने मेरा सहयोग किया। उसकी वजह से ही आज मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाघोटाला उजागर हुआ है। टीकमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है, जहां नगारा गांव में कुएं का दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और 46 लोग बीमार हो गए थे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिससे प्रशासन की नींद खुली और पीएचपी विभाग ने यहां हैंडपंप लगाकर पानी का इंतजाम किया। बता दें कि अहिरवार बस्ती में दूषित पानी पीने से डायरिया फैल गया था। नगारा गांव में दूषित पानी पीने से 46 लोग बीमार हो गए थे और एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम अब लगातार यहां पे मॉनिटरिंग कर रही है। आप देख रहे हैं कि लोगों की जांच कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है और यहाँ पे एक बच्चे की मौत के बाद जो प्रशासन है उसने तुरंत आनन फानन में हैंडपंप लगाने की व्यवस्था की, ताकि गांव के लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी जो बीएमओ है वो यहाँ पे घूम रहे हैं। क्यों साहब, यहाँ पे क्या स्थिति है? अभी पहले से स्थिति सामान्य है। हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि किसी घर में मरीज तो नहीं है या कोई अस्वस्थ है जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है या हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम उनको ढूंढ तक सलाह दे रहे हैं कि क्या करना है। आप लोगों ने कैंप लगाया है? हाँ, यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं। अभी सिर्फ रात से एक ही पेशेंट आया है। पहले से स्थिति काफी सामान्य और हम जा रहे हैं, घर घर विजिट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति पहले से और ठीक हुई है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। क्या प्रशासन ने पानी की व्यवस्था करवाई है यहाँ पे? करवा दे साहब। क्या है पानी की? हैंडपंप लगा। पहले कहाँ से लाते थे पानी? कुगा से लोधी के। अच्छा, कितने लोग बीमार हो गए थे? सारा पूरा तो का सारा पूरा बीमार पड़ गया। लेकिन गंभीर बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक जिसकी मौत हुई है उसके परिवार को कोई सहायता प्रदान नहीं की है। राजीव रावत, न्यूज 18, टीकमगढ़। ग्वालियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ऑटो ड्राइवर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो ग्वालियर के वीआईपी रोड का बताया जा रहा है। ऑटो में ड्राइवर के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर से खबर है अगली, जहां दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। मौके पर इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मासूम से दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा है। शहर के लोगों ने की थी फांसी देने की मांग। आरोपी के खिलाफ लोगों ने रैली निकाली थी।
सड़क पर इश्क लड़ाने की खुमारी अब आम बात सी हो गई है। ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान के कोटा से सामने आया है, जहां एक कपल बाइक पर रोमांस करते हुए नजर आ रहा है। खुलेआम सड़क पर रोमांस करने की इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर इस कपल की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर बैतूल से है, जहां महाराष्ट्र बॉर्डर पर रेव पार्टी पर छापा पड़ा है। रिजॉर्ट में रेव पार्टी चल रही थी। रिजॉर्ट मालिक समेत कुल 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मौके से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। पार्टी में ड्रग्स देने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। गौनापुर चौकी के पास रिजॉर्ट में यह पार्टी हुई। एसपी ने जानकारी दी, रिजॉर्ट में बिना लाइसेंस के बार चल रहा था। 11 बार डांसर्स को बुलाया गया था। पकड़े गए सभी लोग महाराष्ट्र रहने वाले हैं। 3 थानों की पुलिस ने मिलकर छापा मारा है। एक जो हमारा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, मुल्ताई थाना क्षेत्र का, वहां पर एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ अवैध शराब के सेवन में और अन्य गतिविधियों में लिप्त थे। तो स्टाफ ने जाकर जब वहां पर चेक किया, उस प्रकार की गतिविधि पाई गई है और वहां पर अवैध शराब भी पाई गई और लगभग 45 लोगों के विरुद्ध वहां पर कार्रवाई की गई है। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।